हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चैप्टर नंबर फर्स्ट में गैसियस डिस्चार्ज लैंप। तो गैसियस डिस्चार्ज लैंप में हमने सोडियम वेपर लैंप के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और गैसियस डिस्चार्ज जो लैंप है, गैसियस डिस्चार्ज क्यों रखा गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बता दिया हूँ। अब इसी के अंतर्गत हमारा आता है फ्लोरेसेंट लैंप या ट्यूबलाइट। जो फ्लोरेसेंट लैंप और ट्यूबलाइट होते हैं, तो इस ट्यूबलाइट के बारे में कैसे जानेंगे कि उसका काम कैसा होता है, कार्य प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। जो पिछली क्लास में मैंने बताया था गैसियस डिस्चार्ज लैंप में, तो गैसियस डिस्चार्ज लैंप में मैंने ये बताया था कि दो इलेक्ट्रोड या दो फिलामेंट, ये हमारे एक फिलामेंट हो गया। दूसरा फिलामेंट ये है, जब इनको कांच, क्रूप्स कांच होता है, इस कांच में पैक कर देते हैं, या फिर क्या कोई बल्ब है, इस बल्ब में क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के माध्यम से, मान लो बल्ब है, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड हो गए। तो इन फिलामेंट या इलेक्ट्रोडों को मध्य जो गैसियस डिस्चार्ज प्रोसेस अपनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम जो गैसियस डिस्चार्ज प्रोसेस अपनाना होता है, तो इसमें हाई वोल्टेज क्रिएट करना पड़ता है। दो फिलामेंटों के मध्य या दो इलेक्ट्रोडों के मध्य में जब हाई वोल्टेज क्रिएट करेंगे, जैसे विद्युत सप्लाई दिए, पावर सप्लाई देने के बाद इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड और फिलामेंट, इलेक्ट्रोड और फिलामेंट के मध्य क्या करना पड़ता है, फिर उच्च वोल्टेज क्रिएट कराना पड़ता है, हाई वोल्टेज। जब हाई वोल्टेज क्रिएट कराओगे, तो हाई वोल्टेज क्रिएट होने के बाद जब इसमें बल्ब में इनर्ट गैस, अक्रिय गैस के साथ में, अक्रिय गैस जो है, अक्रिय गैस के साथ में जो मरकरी Hg हो गया अपना ये, और सोडियम, मरकरी और सोडियम, इन दोनों का जब वाष्प मिला होता है अक्रिय गैसों के साथ में, जो इनर्ट गैस होते हैं, इस इनर्ट गैस के साथ में जब Hg और पारा हो गया और सोडियम का जो वाष्प भरा होता है, जो वाष्प फिलअप किया गया होता है, तो जो ट्यूबलाइट होता है, इसमें क्या होता है, Hg भरा होता है, पारे का वाष्प डाला जाता है। वही सोडियम वेपर लैंप में सोडियम जो होता है, उसका वाष्प डाला गया होता है, सोडियम डाला गया होता है। तो ये जो प्रक्रिया डाला जाता है इसमें, तो अक्रिय गैस में साथ में जब ये वाष्प भरे होते हैं, तो जब हाई वोल्टेज क्रिएट होता है इन दोनों इलेक्ट्रोड और फिलामेंट के मध्य में, तो इसके कारण जो होते हैं, जो वाष्प है, इस वाष्प में आयनाइज क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, आयनाइजेशन प्रक्रिया चालू हो जाए, आयनीकरण प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस आयनीकरण प्रक्रिया होने के बाद में इसमें आयनीकरण प्रक्रिया जैसे चालू होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो वाष्प होगा, वाष्प से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा। जब यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अक्रिय गैसों से जाके टकराता है, किससे टकराएगा, अक्रिय गैस से टकराएगा। जब यह क्या होगा, अक्रिय गैस से टकराता है, अक्रिय गैस से टकराने के बाद तब हमको क्या होता है, प्रकाश मिलता है, तब हमको प्रकाश मिलता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं गैसियस डिस्चार्ज। अर्थात किसी भी इलेक्ट्रोड या फिलामेंट के मध्य जब हाई वोल्टेज क्रिएट करते हैं, हाई वोल्टेज क्रिएट होने के कारण जो उसमें सोडियम या मरकरी के वाष्प फिलअप होते हैं, उस वाष्प में आयनीकरण प्रक्रिया चालू हो जाता है। आयनीकरण प्रक्रिया होने के बाद में इसमें जो वाष्प होता है उससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, और वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इसमें गैस भरे होते हैं, इस गैस भरे होने की वजह से उससे क्या होते हैं, उस गैस से टकराते हैं। टकराने के बाद अब इसमें क्या होता है, प्रकाश मुक्त होना चालू हो जाता है। जब प्रकाश मुक्त होना चालू हो जाता है, उसी प्रकाश की जो पूरा होल प्रोसेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं गैसियस डिस्चार्ज। अब गैसियस डिस्चार्ज दो प्रकार के होते हैं। गैसियस डिस्चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पराबैंगनी तरंगों द्वारा, पराबैंगनी तरंगों द्वारा होता है। पराबैंगनी तरंगों द्वारा जो प्रोसेस किया जाएगा, वो हमारे जो होंगे, वो प्रदीप्त लैंप, जो फ्लोरेसेंट लैंप हो गए, जैसे हमारे प्रदीप्त लैंप में आ जाए ट्यूबलाइट आ जाता है,
ट्यूबलाइट हो गए, ट्यूबलाइट आ जाता है इसमें, ट्यूबलाइट आ जाता है। और जो दूसरा होता है गैस या वाष्प द्वारा विसर्जन जो होता है, गैस या वाष्प, वाष्प द्वारा विसर्जन, ये गैस या वाष्प द्वारा जो विसर्जन प्रक्रिया होगी, एक होती है पराबैंगनी तरंगों द्वारा। पराबैंगनी तरंग जो होती है ट्यूबलाइट में, अभी इसका मैं डिस्कशन करूंगा। और जो गैस या वाष्प द्वारा जो विसर्जन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उसमें जैसे हमारे आ जाते हैं सोडियम वेपर लैंप, जो इसके पहले मैं बता दिया हूं, सोडियम वेपर लैंप, ये हो गया। नियॉन ट्यूब हो गए, नियॉन ट्यूब हो गया। और इसे मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप हो गए हमारे, मरकरी वेपर लैंप, वेपर लैंप। ये जो हमारे होते हैं वो गैस वाष्प के सिद्धांत पे काम करते हैं। गैसियस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया तो दोनों में होता है, लेकिन इसमें पराबैंगनी किरणों द्वारा उत्पन्न होता है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा फ्लोरेसेंट या ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट का कार्य सिद्धांत कैसे होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब हम बात करने वाले हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब या ट्यूबलाइट जो होता है, उसकी संरचना, कार्य, फंक्शन के बारे में समझेंगे कि कैसे काम करता है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि जो ट्यूबलाइट होता है, इस ट्यूबलाइट में दो फिलामेंट यूज किए गए होते हैं। देखो पहला फिलामेंट ये है, दूसरी फिलामेंट ये है। तो इसमें क्या होता है, ट्यूबलाइट में दो फिलामेंट यूज किए गए होते हैं, जो टंगस्टन के फिलामेंट होते हैं, टंगस्टन धातु के फिलामेंट बने होते हैं। तो इस टंगस्टन धातु का जो फिलामेंट होता है, इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा होता है। इसके ऊपर क्या होता है, बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा होता है। और ये देखो जो कांच है, जो कांच बना होता है वो क्रूक्स पदार्थ का बना होता है। और इसी कांच के अंदर फ्लोरेसेंट पाउडर लगा होता है। इसी कांच के अंदर क्या होते हैं, इसमें फ्लोरेसेंट पाउडर लगा होता है। तो फ्लोरेसेंट पाउडर की वजह से क्या होता है, अलग अलग कलर में प्रकाश निकलते हैं। देखो शादी विवाह में जाओ तो कभी सफेद दिखता है, कभी नीला कलर दिखता है, कभी ग्रीन कलर दिखता है। तो उसी की वजह से होता है, जो फ्लोरेसेंट पाउडर यहाँ पे चढ़ा हुआ, इसी वजह से अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। अब इसकी जो सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे देखो चोंक लगा होता है। आप लोग ट्यूबलाइट में देखिए, जस्ट ट्यूबलाइट के पीछे उसी पट्टी पर नीचे एक प्रकार का चोंक लगा होता है, और उसी साइड में एक यहाँ पे स्टार्टर लगा होता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना का कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो स्टार्टर होता है, तो पहले हम लोग समझ लेंगे स्टार्टर का काम क्या है, चोंक का काम क्या है, और इसलिए क्यों इसको लगाया जाता है, और यहाँ से विद्युत सप्लाई देते हैं, इस माध्यम से कैसे ये ऑपरेट करता है, इसके पूरे फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं कि यह जो बल्ब होता है, यह एक लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, या कह सकते हैं कि एक लो प्रेशर लैंप है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कोल्ड कैथोडिक इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें क्या है, ये कोल्ड कैथोड इलेक्ट्रोड, इस प्रकार के लैंप को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। कि जिसमें इलेक्ट्रोड का यूज किया गया होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड का यूज किया गया होता है। जैसे हमारा सोडियम वेपर लैंप हुआ और नियॉन लैंप हुआ। तो इन लैंप में क्या होता है, देखोगे तो वहाँ पे फिलामेंट यूज नहीं किया गया होता है। वहाँ पे क्या होता है, फिलामेंट यूज नहीं किया गया होता है। तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जैसे यह इलेक्ट्रोड हो गया, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज किया गया तो उसे कोल्ड कैथोड लैंप बोलते हैं। जहाँ पे फिलामेंट यूज किया गया होता है, देखो जैसे अपना हो गया ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में क्या होता है, फिलामेंट यूज किया, उसे हार्ड कैथोड या हॉट कैथोडेट लैंप कहते हैं, उसे गर्म हॉट कैथोड लैंप कहते हैं। इसे कोल्ड कैथोड कहेंगे, उसको हॉट कैथोड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो लैंप होते हैं वो कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि चोंक जो होता है, चोंक का काम क्या होता है, और जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर कैसे काम करता है। इसके फंक्शन समझने के बाद हम लोग पूरे ट्यूबलाइट के बारे में कार्य समझेंगे कि ये ट्यूबलाइट पूरा कैसे कार्य करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर का काम क्या होता है। जो कहते हैं शादी विवाह में जाते हो तो वहाँ पे स्टार्टर ना लगा होता है, तो वो क्या करता है, जो वर्कर होता है वो दो तारों को बार बार टच करा के छोड़ता है। बार बार क्या कराएगा, टच कराते हैं, टच कराने के बाद छोड़ देता है। तो इसके माध्यम से जब बल्ब जल जाती है तो ऑपरेट होना चालू हो जाता है। तो वही जो प्रक्रिया होती है कि वो जो वर्कर गया था बार बार दो तारों को टच करा रहा था,
तो वो टच ना कराने का प्रोसेस इसमें कैसे स्टार्टर का ही काम होता है। तो स्टार्टर का काम होता है कि जैसे परिपथ को जोड़ना और तोड़ना। जैसे इसमें स्टार्टर देखो, ये परिपथ टच हो जाएगा जोड़ देगा, अब परिपथ खुला हो जाएगा तोड़ देगा। तो परिपथ को जोड़ने और तोड़ने का जो काम होता है वह स्टार्टर करता है। अब स्टार्टर में एक द्विधात्विक पत्ती होती है। इसमें क्या होता है, द्विधात्विक पत्ती होती है। एक हमारा हो गया जो ये पत्ती हो गई, दूसरी ये हमारी दूसरी पत्ती हो गई। अब इसमें क्या होता है, जैसे विद्युत सप्लाई जाएगा, जब विद्युत सप्लाई जाता है तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकार की प्लास्टिक की कांच होती है, ग्लास का भी बनाया जाता है, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, ग्लास का भी होता है। इसी ग्लास में क्या होता है, हीलियम गैस भर दिया जाता है। जब इसमें हीलियम गैस भर दोगे, जैसे विद्युत सप्लाई आएगी, विद्युत सप्लाई होने के बाद इसमें क्या होता है कि विद्युत सप्लाई होने के बाद इसमें गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया ऑन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू जैसे होगा इसमें, जब विद्युत सप्लाई आएगा, मतलब जब टच नहीं था, दोनों पत्ती टच नहीं थे, विद्युत सप्लाई आई तो हीलियम में क्या था, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगा तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होना चालू हो जाता है। इसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ये पत्तियां मुड़ जाएंगी, ये पत्तियां गर्म होंगी, मुड़ जाएंगी। जब मुड़ जाएंगी ये पत्तियां, तो ये पत्तियां आपस में टच कर जाएंगी। आपस में क्या होंगी, दोनों पत्तियां टच कर जाएंगी आपस में। जैसे ये दोनों पत्ती आपस में टच करेगी तो वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया तुरंत रुक जाएगा यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग प्रक्रिया रुक जाता है तो वो क्या करता है, ये पत्ती उतने समय में ठंडी हो जाती है। फिर जब दोनों पत्ती ठंडी हो गई फिर अपने अपने आप में सेपरेट हो जाती है, ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया क्या होती है, ये 1 मिनट में कम से कम 20 से 25 बार ऐसा करेगा। ये मतलब टच करेगा छोड़ेगा, टच करेगा छोड़ेगा। वही जो डिस्चार्जिंग प्रक्रिया है, डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में गर्म होगा, टच कर लेगा। अब जैसे ही टच करेगा डिस्चार्जिंग प्रक्रिया रुक जाती है, इलेक्ट्रॉन का तुरंत ठंडा हो जाता है, फिर छोड़ देता है। तो यह प्रक्रिया बार बार अपनाता है। और यही जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर के समांतर में क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है कि जितने भी गैस डिस्चार्ज बल्ब होते हैं उसमें पावर फैक्टर को घटा देता है। वो क्या करता है, पावर फैक्टर को घटा देता है। तो इस पावर फैक्टर को जो घटा रहा है उसको मेंटेन करने के लिए मतलब 100% एफिशिएंसी दिलाने के लिए वो 98% होता है। तो इतना परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसके समांतर में कैपेसिटर को लगा दिया जाता है। तो ये काम होता है कि स्टार्टर का काम करने का। अब हम लोग समझेंगे चोक का काम क्या होता है। अगला जो पॉइंट है वो हमारा चोक का है। चोक के बारे में समझेंगे कि जो ट्यूबलाइट होता है, आप लोग ट्यूबलाइट देखे होंगे घरों में जो लगा होता है, उसके जस्ट पट्टी के पीछे देखो एक प्रकार का डब्बे आकार में बॉक्स बना होता है। उस बॉक्स में जो क्या होता है, वो जो चोक होता है, चोक एक प्रकार की इंडक्टिव कॉइल होता है। चोक क्या होता है, इंडक्टिव कॉइल होता है। तो उसमें एक आयरन का टुकड़ा डाला होता है। उसके कुंडली के ऊपर क्या होता है, जो हमारे कॉपर के तार होते हैं, कुंडली होते हैं, उसको लपेटा गया होता है। जो आयरन का इसमें टुकड़ा डाला जाता है, नर्म प्रकार का होता है, सॉफ्ट आयरन रहता है। इसलिए क्या होता है, इसकी जो इंडक्टेंस है वो कई गुना बढ़ जाती है। कोई भी चीज होता है, कुंडली है, जब उस कुंडली में आयरन का टुकड़ा डाल दोगे तो जो इसकी इंडक्टेंस की मात्रा है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उच्च इंडक्टेंस होने की वजह से इसमें क्या करते, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें आयरन के कोर को यूज करते हैं। तो अब हम समझेंगे चोक का काम क्या होता है। तो चोक अगर जनरली बात किया जाए तो चोक का मुख्यतः काम होता है, जैसे एसी परिपथ होता है, चूंकि चोक हमारा एसी में काम करेगा, डीसी में नहीं, ठीक है। तो जैसे एसी परिपथ यहाँ विद्युत सप्लाई दोगे तो ये क्या करता है, इसका मुख्यतः काम ये होता है वोल्टेज को घटाना। इसका काम क्या होता है, वोल्टेज को घटाना। और दूसरा काम होता है धारा को नियंत्रित करना। दूसरा काम क्या होता है, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को नियंत्रित करना। यही इसका मुख्यतः 2 फंक्शन होता है। इसी दो फंक्शन काम करने के लिए इस चोक का यूज किया जाता है। वोल्टेज को घटाना, विद्युत धारा को नियंत्रित करना, यह मुख्यतः 2 काम होता है जो चोक का होता है, जो मेन सप्लाई की श्रेणी क्रम में लगा होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें अच्छा एक चीज ये भी है कि जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर भी दो प्रकार के हमारे स्टार्टर होते हैं। एक हमारा जो स्टार्टर होता है वो ग्लो टाइप स्टार्टर होता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ये स्टार्टर अपना ग्लो टाइप स्टार्टर है। और जो दूसरा स्टार्टर होता है वह स्टार्टर हमारा थर्मल टाइप स्टार्टर होता है। तो थर्मल टाइप स्टार्टर में भी थोड़ा सा फंक्शन अलग है। तो ये जो होता है, हमने बताया आपको ग्लो टाइप स्टार्टर के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि इसकी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है
या ट्यूबलाइट है, इस ट्यूबलाइट कैसे काम करता है, इसकी कार्य के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये फंक्शन पूरा कैसे काम करेगा ट्यूबलाइट। अब हम बात करते हैं कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है इसकी कार्य संरचना कैसे है, कैसे कार्य करता है, इसके बारे में समझेंगे कि जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारा होता क्या है कि ये जो संरचना है इसमें देखो एक ये हमारा स्टार्टर लगा हुआ, जो इसके पहले फंक्शन के काम के बारे में मैंने बता दिया हूँ, और इसमें 2 फिलामेंट लगे हुए हैं, और ये फिलामेंट जो कांच है, कांच क्या होता है, क्रूक्स कांच का बना होता है, और इस फिलामेंट के ऊपर बेरियम ऑक्साइड की लेप लगी होती है। इसके ऊपर क्या होता है, बेरियम ऑक्साइड की लेप लगाई जाती है ताकि ये कम वोल्टेज पर ही इलेक्ट्रॉन मुक्त करना चालू कर दे। तो इसमें क्या होता है, बेरियम ऑक्साइड लेप लगा दी है, और यहाँ पे चोक लगा होता है। चोक जो हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस बिहेव करता है, यहाँ से एसी सप्लाई देते हैं। तो अब क्या होता है कि इस परिपथ में जैसे एसी सप्लाई देंगे, अच्छा इसकी थोड़ा संरचना एक और जान लेते हैं कि इसमें जो ट्यूब की जो संरचना होती है वो हमारी 1 से 5 फुट तक रखा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 30 सेमी से 150 सेमी तक लंबाई रखते हैं, और 2 से 4 सेमी व्यास की कांच की नली होती है। अगर हम इसमें बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अब इसके बारे में, तो यहाँ पहला पॉइंट जो होता है, जो ट्यूब की लंबाई देखा जाता है 1 से 5 फुट रखते हैं, इससे 1 से 5 फुट। 1 से 5 फुट का मतलब 30 सेमी से लेकर के 150 सेमी तक, 30 सेमी से लेकर के 150 सेमी तक इसकी लंबाई रखी जाती है। और जो ट्यूब का जो व्यास होता है वो 2 से लेकर 4 सेमी तक व्यास होता है, 4 सेमी तक इतना व्यास इसका रखा जाता है। अब क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाता है कि जब ट्यूब की जो संरचना होती है, इस संरचना में हम लोग देखते हैं कि जो ट्यूब के अंदर होता है उसमें मरकरी का वाष्प भरा जाता है। इसमें क्या होता है, मरकरी का वाष्प भरा जाता है, और आर्गन गैस होती है। इसमें क्या था, आर्गन गैस भरा जाता है, इनर्ट गैस जो होती है, और इसके साथ साथ मरकरी का इसमें वाष्प भर दिया जाता है। और इसी ट्यूबलाइट जो कांच है, कांच के आंतरिक सतह पर एक प्रकार का पॉलिश मार दिया जाता है फ्लोरेसेंट पदार्थ का। जो फ्लोरेसेंट पदार्थ होता है वह अलग अलग पदार्थ होता है। यह फ्लोरेसेंट पदार्थ के कारण ही अलग अलग कलर उत्पन्न होता है। जो प्रकाश देखते हो ट्यूबलाइट में, कभी हरा दिखता है, कभी नीला, कभी सफेद। तो इस प्रकार से जो प्रकाश दिखता है वह फ्लोरेसेंट पदार्थ, जैसा पदार्थ लगाओगे वैसे प्रकाश निकालेगा। तो यह क्या होता है, अलग अलग तरीके का जो पदार्थ होते हैं उसी पदार्थ के कारण इसमें प्रकाश निकलेगा। अब ये चीजें हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जब इसमें जैसे ही आप विद्युत सप्लाई यहाँ से दोगे, जैसे विद्युत सप्लाई दोगे, चूंक के उच्च इंडक्टेंस के कारण, मतलब क्या होता है, इसमें उच्च इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, बहुत कम धारा प्रवाहित होगा। क्या होगा, बहुत कम धारा प्रवाहित होता है। तो जब बहुत कम धारा प्रवाहित होगा उसके कारण ये जो स्टार्टर है वो स्टार्टर ऑन हो जाता है। स्टार्टर क्या होता है, ऑन हो जाता है। जब स्टार्टर ऑन हो जाता है तो ये विद्युत सप्लाई इसमें आती है, फिलामेंट फिर गर्म होना चालू होता है। ये फिलामेंट क्या होगा, ये दोनों फिलामेंट गर्म होता है। इसी फिलामेंट के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेपन किया गया होता है ताकि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत कम वोल्टेज पर ही इमिट करना चालू कर दे। जब ये फिलामेंट गर्म होंगे, गर्म होने के बाद क्या होता है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चालू हो जाता है। इनमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चालू हो जाता है। और जब फिलामेंट गर्म होता है स्टार्टिंग अवस्था में, तो शुरुआती अवस्था में इनके बीच जो वोल्टेज होता है वह 1000 वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। इनके मध्य जो इलेक्ट्रोडों के 2 इलेक्ट्रोड के मध्य जो वोल्टेज क्रिएट होता है वह 1000 वोल्टेज क्रिएट हो जाता है उच्च रिएक्टेंस कारण। जब ये कार्यरत अवस्था में आ जाता है, मतलब वर्किंग कंडीशन में आ जाता है, जब विद्युत सप्लाई मान लो ये ऑन हुआ, स्टार्टर बार बार ऑन होगा, छोड़ेगा बंद होगा, छोड़ेगा बंद होगा, इसके कारण क्या, फिलामेंट गर्म हो जाता है। जब फिलामेंट गर्म हो जाएगा तो गर्म होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करना चालू करेगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करना चालू कर देंगे, फिलामेंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन या गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो गई, कह सकते हैं कि गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो गई। जब गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया चालू हो जाती है तब इसका वोल्टेज क्या होता है, 110 वोल्ट आ जाता है। जो वोल्टेज 1000 वोल्टेज था वो 110 वोल्टेज पर ऑपरेट होना चालू हो जाता है। अर्थात इसी वोल्टेज पर फिर ये कार्य करना चालू कर देता है। और ये काम कैसे करता है, यहाँ पे जब ये फिलामेंट जब गर्म हुए, गर्म होने के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट करना चालू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन यही इमिट होता है, जो इसमें मरकरी और आर्गन का जो वाष्प था, मरकरी प्लस आर्गन, तो ये मरकरी प्लस आर्गन का जो वाष्प था उस वाष्प से जाकर के टकराता है। क्या करेगा, टकराएगा।
जब वाष्प से टकराएगा तो यहाँ पे पराबैंगनी किरण छोड़ेगा। वो क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी किरण छोड़ेगा। ये अल्ट्रा वायलेट किरण तब यहाँ से जब टकराता है तो अल्ट्रा वायलेट किरण छोड़ेगा। और जब यह अल्ट्रा वायलेट किरण जब यहाँ पे छोड़ेगा तो इस कारण से क्या होता, वही अल्ट्रा वायलेट किरण चूंकि कम तरंग दैर्घ्य की होती हैं, तो वो अल्ट्रा वायलेट किरण जब कम तरंग दैर्घ्य का होगा तो वो किरणें जा करके इस प्रदीप्त जो पदार्थ फ्लोरेसेंट पदार्थ है कांच पर, इस कांच पे जाकर के यह अल्ट्रा वायलेट किरण उस कांच पे जाकर के टकराता है। जब कांच पे जाकर के टकराएगा तो ये अल्ट्रा वायलेट किरण जो फ्लोरेसेंट पदार्थ है उस पदार्थ को वह अवशोषित कर लेता है। जब उस पदार्थ को अवशोषित कर लेगा यह फ्लोरेसेंट पदार्थ, वहां से तब हमको दृश्य प्रकाश निकलना चालू हो जाता है। यहाँ से क्या होगा, दृश्य प्रकाश निकलेगा। फिर यहीं से क्या होता है, दृश्य प्रकाश हमें दिखाई देना चालू हो जाता है। तब हमको दिखाई देता है कोई, चूंकि अल्ट्रावायलेट किरण का तरंगदैर्घ्य तो बहुत कम होता है और उससे जब टकरा करके यह मतलब फ्लोरेसेंट पाउडर उस चीज को अवशोषित करेगा तो वो उच्च तरंगदैर्घ्य की प्रकाश निकालना चालू करेगा, मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम चला जाएगा। वैसे तो होता है जो अल्ट्रावायलेट 2500 लगभग 2500 एंगस्ट्रॉम देता है ये तरंगदैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम इतने एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य देता है। लेकिन जब दृश्य प्रकाश में आ जाओगे तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच जाओगे तभी तो हमको अलग अलग तरीके का दृश्य प्रकाश दिखाई देगा। और ये चीज ये जान लीजिए कि जो कलर होता है वह कौन सी वाष्प डाले हो और कौन सा गैस फिलअप किए हो उस पर भी निर्भर करता है। अगर जैसे प्रकाश मतलब जैसे वाष्प डालोगे और जिस प्रकार का इनर्ट गैस वहां पे फिलअप किए हो उनके कारण अलग अलग तरंगदैर्घ्य में प्रकाश निकलेंगे। क्योंकि जो प्रकाश होता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, कलर जो होता है प्रकाश का जो कलर होता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे प्रकाश के अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें इतना काम हो गया। अब क्या होता है, जो ट्यूबलाइट होता है वो जनरली 40 वाट का ट्यूबलाइट लेते हैं। अब ये ट्यूबलाइट क्या होता है, 430 मिली एम्पियर करंट लेता है, इतना करंट लेगा। और इस ट्यूबलाइट में देखा जाता है जो ट्यूबलाइट की दक्षता होती है वो 60 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। जो प्रदीपन इफिशिएंसी होती है ल्यूमेन प्रति वाट, इतना वाट होता है, इतना ल्यूमेन प्रति वाट होता है जो ट्यूबलाइट की दक्षता होती है। अगर इसकी आयु की बात कर लेते हैं, जो आयु होता है इसका लगभग 5000 घंटे से 7500 घंटे तक चलता है। ये कितना चलता है, घंटे तक, इतना घंटे तक इसकी इफिशिएंसी होती है। 5000 घंटे से 7000 घंटे तक चलेगा। और इसका जनरली यूज दुकानों में यूज करते हैं, रूम में करते हैं, स्टडी के लिए किया जाता है। क्योंकि इसका प्रकाश दिन जैसा प्रकाश होता है, क्योंकि जो इसका प्रकाश होता है वह दिन जैसा प्रकाश होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग दुकानों पर भी करते हैं। चाहे स्टडी के लिए जनरली बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। अब एक चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर इसमें जो फ्लोरेसेंट पदार्थ जो लगाया गया है, इसमें जो पाउडर इसके पॉलिश किया जाता है फ्लोरेसेंट पदार्थ, वो अगर फ्लोरेसेंट पदार्थ जो किस तरीके से लगाएंगे तो कौन सा कलर इमिट करेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अगर यदि फ्लोरेसेंट पदार्थ कैल्शियम टंगस्टेट लगाते हो, कैल्शियम टंगस्टेट लगाते हो तो वो नीला प्रकाश देगा। कैसा प्रकाश देगा, नीला प्रकाश देगा। अगर जिंक सिलिकेट लगाते हो, जिंक सिलिकेट लगाओगे तो वह हरा प्रकाश देता है। और अगर कैडमियम सिलिकेट लगाते हो, कैडमियम सिलिकेट, अगर कैडमियम सिलिकेट लगाओगे तो वह पीला गुलाबी प्रकाश देगा, पीला प्लस गुलाबी प्रकाश, पीला गुलाबी रहेगा, समझो गुलाबी, ठीक इतना। अगर हम कैडमियम बोरेट लगाते हैं, कैडमियम बोरेट अगर इसका यूज करते हो तो वह प्रकाश गुलाबी रहेगा। इस तरीके से अलग अलग पदार्थ के जो पाउडर होते हैं, तो ये चीज समझ गए कि हमने बता दिया, स्टार्टर को बता दिया, चोक को बता दिया। और जो फ्लोरेसेंट होता है पदार्थ होता है, फ्लोरेसेंट पदार्थ का काम क्या होता है, तो फ्लोरेसेंट पदार्थ, तो फ्लोरेसेंट पदार्थ के बारे में भी मैंने पूरा बता दिया आप लोगों को कि वह क्या करता है। जो पराबैंगनी किरणें निकली हुई थी, अल्ट्रावायलेट किरण जो निकला हुआ था, वो अल्ट्रावायलेट किरण को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद उच्च तरंगदैर्घ्य की प्रकाश, दृश्य प्रकाश निकालता है। मतलब क्या करता है, जो फ्लोरेसेंट पदार्थ है अल्ट्रावायलेट लो तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश होती हैं, लो वेवलेंथ, जो लो वेवलेंथ की प्रकाश होती है उसको अवशोषित करके उच्च
उच्च वेवलेंथ की दृश्य प्रकाश निकालता है, दृश्य प्रकाश निकालता है। तो ये चीज होती है। और जो फ्लोरेसेंट पदार्थ जैसा लगाओगे वैसे कलर निकलेगा। इसी के आधार पे ये होता है। जो आज फ्लोरेसेंट या ट्यूबलाइट के बारे में पढ़ो, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम यहीं पे क्लास करते हैं। अगली हम मरकरी वेपर लैंप के बारे में बात करेंगे। जो मरकरी लैंप होता है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरा समझेंगे। इसके पहले जो हम स्टार्टर की बात किए थे, इस स्टार्टर में जो कैपेसिटर यहाँ पे लगा होता है, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, इस कैपेसिटर का काम होता है रेडियो इंटरफेरेंस। जो रेडियो विघ्न होते हैं उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्टर के जस्ट समांतर लगाया जाता है। जो यहाँ पे लगाया गया फिगर में, यहाँ पे देखिए फिगर में क्या है, जो कैपेसिटर और जो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है, वह कैपेसिटर क्या, जो मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई के समांतर में एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये काम करता है। जो चूंकि यहाँ पे इंडक्टिव लोड है, वह इंडक्टिव लोड होने के कारण जो पावर फैक्टर घटा रहता है, उस पावर फैक्टर को पूरी तरीके से क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। जो इसके पहले मैं बताया था आप लोगों को कि ये जो कैपेसिटर होता है, तो इस कैपेसिटर का मेन काम क्या है कि रेडियो इंटरफेरेंस को कम करना। और जो दूसरा ये कैपेसिटर है जो मेन सप्लाई के समांतर में लगा होता है, इस कैपेसिटर का जो काम होता है वो पावर फैक्टर सुधारने का काम करता है। तो जो पावर फैक्टर होता है वह 98% इतना पावर फैक्टर रखता है। इसका 98% क्या होता है, पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखता है। ये चीज होती है इस कैपेसिटर का काम, जो मेन सप्लाई के समांतर में होगा।